हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे साथ आप अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद मैं एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मेडिसिन का, वो भी पहली बार। तो टाइम में तो पहली बार ही है मेरा। तो इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। मेडिसिन से रिलेशन नहीं है इसका, मतलब प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल का एक्सपर्ट भी आएगा, फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट, इस तरीके से वो दोनों एक्सपर्ट मेन है। मेडिसिन के एक्सपर्ट इसका कुछ खास रोल नहीं है इसका। ये लगा देते तो न्यूरो, ये क्या कहते हैं तरीके से, जो हमारे एक सेक्शन रहेगा तो मेडिसिन में मैं बताया था, एक अलग अलग सेक्शन में बांटूंगा मैं। तो उसमें एक तरीके से जो यूरोलॉजी है उसका एक तरीके से सेक्शन का लेक्चर हो जाता है। पहला लेक्चर हमारा यूरोलॉजी वाले सेक्शन का तो ये है। तो इस प्रकार आप इसको स्टार्ट करेंगे। यूरोलॉजी स्टार्ट होगी हमारी आज से, ठीक है। तो काफ़ी सारी तो चीज़ें स्टार्ट होती थी, जीआई वगैरह भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि एक महीने में हम काफ़ी सारे जो है ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। ये सबसे पहला जो टॉपिक मैंने उठाया रीनल ट्यूब्यूल्स था, वो इससे मैं पूरी जो फार्माकोलॉजी है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर में इसी लेक्चर हमारी फार्माकोलॉजी जो रीनल से जुड़ी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये दो लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ख़त्म करेंगे और अब पैथोलॉजी और मेडिसिन इंटीग्रेट तो चलती ही रहेंगी हमारी, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की। तो सबसे पहले इसकी फिजियोलॉजी समझाना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है इसकी? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि तरीके से जो नॉर्मल एस्टेट में होता है, इस तरीके से नॉर्मल जो चैनल वगैरह होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स से। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में एक तरीके से जिसके दो हिस्से हो गए, इस तरीके से ये सेल है हमारी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, हाँ। तो ये एक तरीके से ये ब्लड हो गया हमारा, ब्लड, और एक हो गया हमारा एक तरीके से यूरिन, ठीक है। तो ब्लड यूरिन हो गया। तो इसमें क्या होता है मेन, आपको थोड़ा बहुत पता हो तो क्या होता है, ये ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन किस संग होता है? सोडियम के संग होता है। किस संग क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है हमारा, ये चीज़ है। इसमें ये बात करना, बेसमेंट मेम्ब्रेन में हर जगह इस तरीके से कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिलेगा एटीपी का, जो कि क्या करेगा इस तरीके से 3 सोडियम आयन को तो अंदर भेजेगा, ये तो पता ही है आपको, और 2 पोटेशियम आयन को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हर मेम्ब्रेन पे होता है आपके ए टू जेड। ये दो चीज़ें तो कॉमन रहती हैं। और क्या क्या देखने को मिलता है हमको? जो देखने को मिलता है हमको, सोडियम का को ट्रांसपोर्टेशन मिलता है एक तरीके से किसे ना, H+ आयन के संग। ये अब इसका क्या मतलब ये तरीके से काउंटर ट्रांसपोर्टेशन है, मैं गलत बोल गया। इस तरीके से मतलब सेम आयन बार बार ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। एक आयन अंदर आ रहा है तो एक आयन बाहर जाएगा प्लस में, ये तो तभी वो पैसिव मैकेनिज्म होती है। ये H+ क्या करता है? H+ जो बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है SCO3 जो होता है यूरिन में प्रेजेंट होता है, SCO3 में उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बना के क्या करता है? H2O + CO2 बना देता है, ठीक है। इसमें क्या है, H2O जो होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है अंदर, और इसके अंदर CO2 प्रेजेंट होती है, जिससे क्या बनता है लास्ट में SCO3- बनेगा। तो SCO3- जो था वो एक तरीके से को ट्रांसपोर्टेशन चला जाता है, एक आयन तो माइनस का हो गया ना, तो अब जा सकता है। तो ये सोडियम के संग चला जाता है। तो इस प्रकार हमारे सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, ये दो साइड से अंदर आ रहा है, दो साइड से बाहर भी जा रहा है। पोटेशियम का काम केवल बस बाहर जाने का, ये अंदर आने का नहीं है, मतलब इस तरीके से मेम्ब्रेन में अंदर जाने का ही है। ग्लूकोज का अंदर की तरफ मतलब वाटर का अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और हकीकत में जो SCO3 जो होता है उसका भी अंदर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? एक तरीके से ग्लूकोज का, मेनली एक तरीके से। और किसका होता है? SCO3- का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा क्या होता है एक तरीके से, यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब वो कैसे होता है बताऊँ तो एक तरीके से में क्लोराइड का एक तरीके से चैनल भी चलता है, जिसमें एक तरीके से बेस बाहर निकलता है, और हकीकत में क्लोराइड आयन अंदर आता है, ये चैनल भी चलता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ है।
इसमें क्या था, ग्लूकोज और इस तरीके से यूरिया की जगह मैं चेंज कर देता हूँ फंडिंग। मेन तो इसमें यूरिया याद नहीं रखना, मेन जो आपको याद रखना है इसमें वाटर याद रखना है मेन तो मैक्सिमम वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ से पे होता है, इस तरीके से याद रखना। 60% जो वाटर होता है वो कहाँ होता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब कैसे समझ गए होंगे कैसे ऑब्जॉर्प्शन होता है, ये बेसिक चीज़ें ज़्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे बात। अब प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से रिलेटेड में बात करके चलो इस सिंड्रोम की, वो आता है हमारा फैनकोनी सिंड्रोम। ये फैनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है, एक तरीके से ये रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाता है। इसमें इन प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन जो होता है एक तरीके से वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या सिम्टम आते हैं, एक तरीके से ये लगा लेना साहब क्या क्या सिम्टम आएंगे एक तरीके से। तो एक तरीके से इसमें कैल्शियम का, क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब क्लोराइड क्या एक तरीके से अम्ल की तरह काम करता है ना, HCl बनाता है, तो क्लोराइड का एक तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो बाहर जा रहा है, मतलब एक तरीके से वो H+ आयन से बांध करके वो करता है ना, इस तरीके से H+ आयन से बांध करके जो हाइड्रोजन आयन उसको अनरिस्पॉन्सिव बना देता है। तो इस तरीके से ये एल्कोलोसिस बन रहा था, अब क्या हो जाएगा इस तरीके इफेक्ट के नाम पे एसिडोसिस हो जाता है, इस तरीके से तो एसिडोसिस हो सकता है। यूरिन का एसिडोसिस की बात नहीं कर रहे, यूरिन का एसिडोसिस नहीं होगा, शरीर का एसिडोसिस होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा जो होता है तो ये फास्फेट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो फास्फेट टीमिया भी हो सकता है, हाइपो ये एसिडोसिस में मैंने याद रखना इस तरीके से जो SU3- है ना, वो जो बेस को बैलेंस करने का काम करता है, SU3 का लॉस होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। मेन चीज़ आपको एसिडोसिस याद रखनी है, और ऐसे को पूछता नहीं है फैनकोनी सिंड्रोम को, लेकिन फिर याद रखना रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड में क्या डेवलप होगा इस तरीके से, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये इससे रिलेटेड मैं ड्रग्स की बात कर रहे, चलो इस कन्वर्टेड ट्यूबुल से ड्रग्स में आते दो ड्रग आते हैं, मैनिटोल और एसिटाजोलामाइड। मैनिटोल होती है हकीकत में उसका मेन रीनल के लिए तो उपयोग करते ही ना के बराबर है, तो इसलिए उसका मेंशन करना जरूरत नहीं है, वैसे मेंशन कर लेते हैं। मैनिटोल यूज़ करती है, क्या होती है, एस्मोटिक डायूरेटिक होती है मैनिटोल। और कौन सी ड्रग आ गई मैनिटोल के अलावा, मैनिटोल, उसके अलावा दूसरी जगह आ गई एसिटाजोलामाइड। कहाँ यूज़ किया था, मेन यूज़ तो इनका हकीकत में बताया तो एक तरीके से मैनिटोल जो होती है एक तरीके से सेरिब्रल एडिमा में यूज़ कर देते हैं, मैं बताऊँ तो एक तरीके से। तो थोड़ा ढंग से लिखता हूँ हकीकत में, ड्रग्स को याद रखना जरूरी है, वो मेन एक्सपेक्ट है। इससे रिलेटेड ड्रग्स की बात करके चले, ड्रग्स में आती पहले हमारी आती है मैनिटोल। मैनिटोल का क्या काम होता है, मैनिटोल का जो काम रहता है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन करना, मतलब ये तरीके से किसमें RS किसके लिए रहेगी, ये तरीके से सेरिब्रल एडिमा, और किसके लिए रहेगी सेरिब्रल एडिमा के अलावा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए जब भी बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में तो मैनिटोल को भी दे देते हैं उसमें ये। और कौन सी ड्रग आती है हमारी दूसरी ड्रग, एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड कहाँ देते हैं हम हकीकत में, एसिटाजोलामाइड को जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है वो किसकी वाली बात है, एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए, ये माउंटेन सिकनेस के लिए देते हैं। क्रिया दे ड्रग ऑफ चॉइस रहती है ये माउंटेन सिकनेस के लिए। और खाका यूज कर सकते हैं इसको, और यूज़ करते हैं हम एक तरीके से
इंडक एरिया हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, ग्लोकोमा के लिए यूज़ कर देते हैं, एंकल क्लोजर ग्लोकोमा के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दोनों लिख सकते हैं, एंगल ओपन एंगल ग्लोकोमा या फिर ओपन एंगल ग्लोकोमा, दोनों में यूज़ कर सकते हैं हकीकत में। और ऊपर से ये क्या इसका फंक्शन रहता है हकीकत में, तो ये कार्बोनिक हाइड्रेट एनहाइड्रेट के इनहिबिटर होता है। ये मैं फंक्शन तो बताया नहीं, तो ये चीज़, ये क्या कर सकते हैं हकीकत में, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देते हैं, ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो इसके कारण क्या होता है, ये पहली बात तो फंक्शन मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट का क्या काम होता है, यही वाला काम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट का। तो इसको इनहिबिट कर देते हैं, तो इसके कारण क्या होगा, SCO3 का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, जिसके कारण क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या मिलेगा आपको, मेन इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। कौन सा टाइप है, टाइप 2। बाकी हम टाइप कौन कौन से होते हैं उसके आगे चल के चर्चा करेंगे। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देखने को मिलता है ये। उसके अलावा बात करके चलें क्या देखने को मिलेगा हमको, NH+3 टॉक्सिसिटी ये। और उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो हाइपो जो मतलब के तरीके से जो पोटेशियम है उसका तो अभी भी लॉस हो रहा है, उसके में कुछ कर नहीं आया। तो इसमें भी याद रखना हाइपोफॉस्फेटेमिया था, हाइपोकैलीमिया जरूर लिख देना, क्योंकि हकीकत में पोटेशियम का तो अभी भी लॉस हो ही रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। ये कि तलाव फैनगरी सिंड्रोम और ये हकीकत में काफ़ी बार सिमिलर करते हैं। तो इसमें सिंड्रोम की थोड़ी बड़ी खास बात है, काफ़ी बार ये सिमिलरिटी करेंगे किसी न किसी ड्रग्स के साथ। ये मेन तो हमारा उद्देश्य है कि फिजियोलॉजी बता के मैकेनिज्म से आपको फिजियोलॉजी सीधे फार्माकोलॉजी पे पहुंचा देना है हमारा उद्देश्य मेन। और ये सारी ड्रग सल्फा है, तो इसलिए इसका कॉमन समर रहेगा ये सल्फा एलर्जी। ये तो साइड इफेक्ट है तो कुछ समझ में नहीं, सल्फा एलर्जी तो लिख ही सकते हैं आप ये। अब आते हैं दूसरा जो हिस्सा है हमारा, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने का कुछ खास ऐसा योगदान नहीं है इस तरीके से पहचानने, बस खाली वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है और कुछ तो होता नहीं है उसमें, तो इसलिए उसकी बात नहीं करें। अब बात करें थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। ढंग सा वो ये तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेलने, ये कौन सा आ गया हमारा, चलिए तो ब्लड आ गया, क्या ये आ गया ब्लड हमारा, ये आ गया यूरिन। हाँ, इसलिए इसमें याद रखना बेसमेंट में मैं बार बार बता रखा, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। ATP 3 ATP में ATP मतलब 3 एब्जॉर्प्शन 3 एक्सक्रीशन। हाँ हेलो, ये 10:30 बजे तक आ जाऊँगा, 10:15। नहीं वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे जल्दी लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए वैसे ही आ जाऊँगा। इसलिए ज़्यादा लंबी बात। हाँ हाँ, तो कितने बजे आ रहा है तू? हाँ 10:15 पहुँच जाऊँगा मैं भी, वो तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें होते ही आ जाऊँगा मैं। ठीक। ठीक। तो बात करें चले, इसमें जो मेन को पंप जो याद रखना है वो याद रखना, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप याद रखना है इसमें। ये इसका सारे का रोल है हकीकत में, ये इसका हीरो है एक तरीके से। ये तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, अब हाईलाइट करने का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें ही ये सारी चीज़ें होती है जो भी एक तरीके से ड्रग्स काम करेंगे हमारे, जैसे लूप डायरेक्ट है वो इसको इनिबिशन करती हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं इसमें सिंड्रोम पढ़ते हैं, तो बारेट सिंड्रोम वो भी इसी पे ही के डिस्फंक्शन का काम करता है। बार्टर सिंड्रोम है, बारेट सिंड्रोम नहीं। बार्टर सिंड्रोम जो होता है वो भी इसके तरीके से उसमें भी इसका लॉस होता है हकीकत में। ये तरीके से ये मेन पंप है इसका। और जो इस तरीके से कहता है इंटरस्टिशियम में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, इस तरीके से ग्रेडियंट बना के ये तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का।
ये। और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं से जगह से बना के तो निकलेंगी। तो इसमें एक तरीके से बात है कि तरीके से पोटेशियम का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है। और किसका ऑब्जॉर्प्शन है? क्लोराइड भी ग्रेडियंट एमिशन तो आ ही रहा है ये। और पोटेशियम बाहर भी जा रहा है, क्योंकि ये धरती है, ये थोड़ा सा पोटेशियम बाहर भी जा रहा है, दोनों चीज़ें काम चल रहे हैं इसमें। ये इसमें एक तरीके से मेन हीरो के तौर पे आपको इसको याद रखना, थोड़ा सा ऐसे तो हाईलाइट कर देता हूँ, इस पंप को याद रखना है मेन आपको ये। तो ये आपको बेसिक लेवल पर समझ में आ गया ना। ये चीज़। अब इसमें क्या चीज़ और देखने को मिलेंगी, इसमें जो है एक तरीके से, इसमें अब ड्रग्स की बात करी जाए तो कौन सी ड्रग्स लेते हैं? चाहे पहले अब ड्रग्स में बात करते हैं तो चल पहले सिंड्रोम की बात करते हैं। तो सिंड्रोम में आता है हमारा बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम में क्या क्या मैनिफेस्टेशन है उसकी एक तरीके से चर्चा करते हैं अभी। तो बार्टर सिंड्रोम में जो मैनिफेस्टेशन मिलेंगे वो एक तरीके से इस सेल का डिस्फंक्शन मिलेगा, इसका तब लॉस ऑफ फंक्शन होने से क्या होगा एक तरीके से लगा लीजिए। तो एक तरीके से पोटेशियम का लॉस होगा एक तरीके से यूरिन में। तो पोटेशियम का लॉस यूरिन में होने लग जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। और एक एक में क्लोराइड आके जाए तो एक तरीके से वो न्यूट्रलाइज करता है सोडियम आयन को ये। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी ये। हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक एसिड मेंशन करना जरूरी है। तो हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब एसिडोसिस में माफ कीजिए एल्कलोसिस देखने को मिलती है। ये तो ये चीज़ देखने को मिलती है। क्या मैनिफेस्टेशन रहता है? मैनिफेस्टेशन के नाम पे एक तरीके से जो रहता है वो हमारा, इसी कारण क्या होता है इस तरीके से ग्रेडियंट जो होती है इस तरीके से कैल्शियम को बनाने वाली जो वो खराब हो जाती है, इस कारण क्या देखने को मिलता है आपको याद रखना, हाइपर कैल्सीयूरिया। ये सबसे मेन सिम्टम है हाइपर कैल्सीयूरिया। ये चीज़ है। मैग्नीशियम लेवल याद रखना, मैग्नीशियम लेवल जो होता है वो नॉर्मल रहता है। इसमें जो तरीके से हाइपर कैल्सीयूरिया है तो इस तरीके से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, सीरम कैल्शियम कम हो जाता है। इसी कारण क्या देखना आता है वो टिटेनी लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो मेन आपको जो हाईलाइट में तेरे सिम्टम आएंगे वो आएंगे इस तरीके से टिटेनिक लाइक सिम्टम। क्या चीज़ मिलेगा तो टिटेनिक सिम्टम देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा इस तरीके से जो ज़्यादातर क्या है इन्फेंटाइल में देखने को मिलता है, इन्फेंटाइल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इन्फेंटाइल पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी इस तरीके से? फेलियर तो ट्रायल देखने को मिलेगा, मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रही बच्चे की। ये डिहाइड्रेशन के फीचर मिलेंगे, संकन आई जैसे संकन आई बॉल, ये चीज़ देखने को मिलेगी। बीपी लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। क्या क्या फाइंडिंग मिल जाएगी सीरम इलेक्ट्रोलाइट में? आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इस तरीके से आपको यूरिन कैल्शियम तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा,
और क्या देखने का, मैग्नीशियम लेवल है वो नॉर्मल देखने में इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे, और क्लोराइड है वो ज़्यादा बड़ा देखने वाला यूरिन, और सीरम पोटेशियम सोडियम क्योंकि ये तरीके चैनल डिफेक्टेड है वो आपको कम देखने को मिलेंगे सीरम के लेवल पे। ये कोई इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ड्रग्स पे बात करते हैं, कौन सी ड्रग्स काम करती है इस पर? वो याद करती है हमारे लूप डायूरेटिक्स। कौन कौन सी रहती है लूप डाई में? फुरोसेमाइड, ये क्या करती है इस तरीके से? फुरोसेमाइड के अलावा और मैं बता देता हूँ ड्रग, ब्यूटेमाइड, ब्यूटेनाइड होता है, ब्यूटेमाइड नहीं होता, ब्यूटेमाइड और टॉर्सेमाइड ये होता है, ये ड्रग होती है। टॉर्सेमाइड याद रखना लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, ब्यूटेमाइड होती है इस तरीके से मोस्ट पोटेंट होती है, मतलब सबसे अच्छा काम करती है, और फुरोसेमाइड तो ये किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो इस तरीके से उपयोग किया जाता है, मेन इसका जो आरएक्स रहता है वो यूज रहता है इस तरीके से कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में यूज करते हैं। कौन सा? कार्डियोजेनिक। दूसरा कौन सा पल्मोनरी एडिमा आता है बताइए तो? एआरडीएस का। उसमें क्या यूज करते हैं मैं बताऊंगा नहीं, मैं बता दूँगा पहले। ये तो ये पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं हकीकत में, जैसे ये तो मेन इंडिकेशन हो गया इसका। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं वैसे चाहें तो मैं बताऊँ तो? इसका एक तरीके से हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है अदर में, एक तरीके से इसके लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस है ये। अदर यूज़ कहाँ है? एक तरीके से हाइपरटेंशन में यूज़ कर लेते हैं, यदि अब बीपी बहुत ज़्यादा हो गया। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, अब रहने दीजिए। सिरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, इडीमा घटाने के लिए यूज होता है तरीके से, मेन तरीके से ध्यान रखना। साइड इफेक्ट जरूर याद रखना जरूरी है, साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। निमोनिया से आते हैं ओडेंग से। ओडेंग में क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी। एस से क्या होगा? ओटोटॉक्सिसिटी। कैसे? क्योंकि ये सेम रिसेप्टर जो होता है हकीकत में एक तरीके से जो अंदर वाला क्लोराइड रिसेप्टर जो होता है उस पर भी तरीके से ये डिस्फंक्शन करता है, और वो कहाँ रिसेप्टर होता है? आई पे भी प्रेजेंट होता है, वो कहते हैं ईयर पे भी प्रेजेंट होता है, वो सेम रिसेप्टर इसी कारण का ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। इसलिए मैं ये इसमें बताना भूलिए ताकि ये जो है ये एक तरीके से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के संग भी एसोसिएटेड होता है काफ़ी सारी कंडीशंस में। क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारा पोटेशियम का लॉस होता है, हाइपोकैलेमिया, बार बताने नहीं, हाइपोकैलेमिया। और कहते हैं एक और क्या होगा? हाइपोमैग्नीशियमिया होगा। इसमें ये चीज़ याद रखना, उसमें हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था, इसमें कैल्शियम का लेवल नहीं गिरेगा। इसमें ड्रग्स के लेवल पे बात करें तो उसका लेवल कहता है मैग्नीशियम का। यही अंतर है, इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए, हाइपोमैग्नीशियमिया। बाकी ये तो सेम ही है। एक तरीके से डिहाइड्रेशन देखने मिलता है। ये गायब क्यों हो जाता है? ये हाइड्रेशन देखने को मिलता है। सल्फा एलर्जी तो सबकी कॉमन है। एल्कलोसिस देखने को मिला, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों बताया मैंने? कोल्ड क्लोराइड का लॉस हो रहा है, एल्कलोसिस याद रखना ये। और लास्ट में एक तरीके से गाउट देखने को मिलता है, और नेफ्राइटिस भी देखने को मिल सकता है। ये सारे हो गए कवर, तो ये चीज़ है। अब आते हैं एक तरीके से एक और पे, डिस्टिल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे। डिस्टिल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे क्या क्या होता है इस तरीके से?
तो मैंने एक तरीके से पहले तो मैंने कॉमन बता दी, जब भी ये आ जा है सबसे पहले तो कसम मैं फर्स्ट ईयर वालों को बता रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर का कोई लेक्चर दे रहा है, हालांकि मेरे साथ ये देख के तो भागी गया होगा वो ये चीज़। तो इसमें याद रखना सबसे पहले ये बेसिक वाला ट्रांसपोर्टेशन जरूर बना देना, ये हर जगह रहता है, ये टू जेड। इससे फ़ायदा मिलेगा, कोई आपको हकीकत में इतना क्लिनिकल नॉलेज नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद नहीं तो क्योंकि आप सोडियम अब्जॉर्प्शन करें तो इधर भी सोडियम फैलाएंगे तो चाहिए होगा। इसमें क्या रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर होता है हमारा हीरो इस बार सोडियम क्लोराइड। अब इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, ये इसको ये एक तरीके से हाईलाइट कर लेना, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टेशन। अब ये चैनल तो छोटा मोटा है लेकिन इसमें इस तरीके से इसका मेन रोल इसी का ही है। बाकी इसमें आपको याद रखना है इस तरीके से, इसमें मैग्नीशियम का ऑब्जॉर्प्शन होता है और इस तरीके से कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ये एक तरीके से इसमें मेन ऑब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होते हैं हकीकत में। वैसा नहीं कि खाली बस ग्रेडियंट के अनुसार चल रहे थे, पहले में तो खाली ग्रेडियंट के अनुसार चल रहे थे, इसमें बकायदा प्रॉपर चयन होते हैं। तो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन कौन कराता है इसमें, यह चीज़ याद रखना। तो जो इस तरीके से प्रोक्सिमल कन्वर्टेड वो पीटीएच हार्मोन तो पढ़ाई होगा ना, वो कहाँ पे काम करता है, तो इसी जगह काम करता है। पीटीएच हार्मोन जो होता है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन, वो इसी जगह काम करके बढ़ाने का काम करता है किसको, कैल्शियम के लेवल को। क्या है ये, मैग्नीशियम का ऑब्जॉर्प्शन करा रहा है, कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन करा रहा है, ये बात है। इसमें बात करते हैं सिंड्रोम की, जो आता है वो आता है हमारा सिंड्रोम जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन सिंड्रोम का एक तरीके उसमें एक तरीके इस चीज़ का डिस्फंक्शन होता है। उसके अलावा जो इस तरीके मैग्नीशियम वाला चैनल होता है, इसका दोनों का डिस्फंक्शन हो जाता है। क्या दर्द करेगा है ना। इससे कारण क्या हुआ, इस तरीके से सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, हाई हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तरीके से सिम्टम देखने को मिलेगा। ये मेरे में टाइम में क्या डिस्फंक्शन आ रहा है, ये इसके कारण क्या डेवलप होगी, हाइपोकैलेमिक हाइपोक्लोरेमिक। एक तो इसमें जो मिलेगा आपको इस तरीके से हाइपोमैग्नीशियम देखने को मिलेगा, जो सिम्टम आपको याद रखना है इस तरीके से मेन। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीशियम। जैसे मैं जो आपको फाइंडिंग याद है अडल्टहुड में देखने को मिलता है, जेंटलमैन होता है अडल्टहुड में देखने को मिलता है। ये इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, कैल्शियम लेवल जो होता है, जैसे कैल्शियम जो होगा वो यदि लॉस होगा, कैल्शियम यदि लॉस होता है तो उसके कारण क्या होता है, टिटेनी सिम्टम देखने को मिलते हैं। कोई कैल्शियम लॉस हो रहा है इसमें, तो टिटेनी, तो जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज, अभी जैसे इसमें मैं गलत बोल गया,
हाइपोमैग्नीशियम में क्या करता है, इस तरीके से पीथायराइड हार्मोन का डिस्फंक्शन कर देता है, क्योंकि इस तरीके से मैग्नीशियम जरूरी चाहिए उसके लिए, उसका डिस्फंक्शन हो गया, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, पैराथायराइड हार्मोन डिस्फंक्शन से ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल गया, जिसके कारण क्या करता है आउटपुट में इंक्रीज कैल्शियम रिटेंशन। कैल्शियम रिटेंशन होगा तो क्या होगा, इस तरीके से यूरिन में कैल्शियम लॉस नहीं होगा, ज़्यादा अब्सॉर्प्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा हाइपोकैल्सीयूरिया। हाइपोकैल्सीयूरिया के कारण क्या सिम्टम आएंगे, हाइपोकैल्सीयूरिया के कारण हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है, लेकिन मेन आपको याद रखना है वो हाइपोकैल्सीयूरिया है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी किसमें, इस तरीके से यूरिन में, और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन तो कौन में कम मिलेगी, ठीक है ना। इस आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं इन चीज़ों को, दोनों जो समझते हैं बारेट सिंड्रोम और जिटलमैन सिंड्रोम को। ये ड्रग्स पे बात करें, कौन सी ड्रग काम करती है इस पर, ड्रग में आते हैं हमारी थायाजाइड डायूरेटिक कैटेगरी है, अपने आप में ड्रग नहीं है ये, हालांकि ड्रग भी है ये। कौन कौन से आते हैं उसमें ड्रग, इस तरीके से क्लोर थैलिडोन, उसके अलावा क्लोर थायाजाइड, ये जो थोड़े अलग याद रख सकते हैं वो मेटोलाजोन याद रख सकते हैं, ये थायाजाइड भी याद रखें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्लोर थायाजाइड तो जरूर याद रखना, वो तो याद रहता है भी है, थायाजाइड क्लोर थायाजाइड। और क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज बात करके चलें, वो यूज़ करता है हाइपरटेंशन में, काफ़ी कॉमन ड्रग है यूज़ करने वाली। उसके अलावा हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, काफ़ी कॉमन इसको। उसके अलावा कहा जाता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंफीडस में यूज किया जाता है, और ऊपर से ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करा रही है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज कर सकते हैं इसका ड्रग का। ये साइड इफेक्ट क्या रहेगा इसका, तो मैंने बताया हाइपोकैलीमिया करेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करेगा, हाइपोनेट्रीमिया कर देगा, और अलग अदर में आप जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया करता है ये, और क्या करता है हाइपरलिपिडीमिया, ये, और हाइपर यूरी यार क्या फर्क है, हाइपर यूरिसीमिया कर देता है, ये तीनों चीज़ें ये करता है। लास्ट सेक्शन पे आते हैं, वो आते कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के तरीके से 2-4 हिस्से रहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको पता ही होना चाहिए, तो आप फिजियोलॉजी पढ़ रखी है। एक होती है हमारे प्रिंसिपल्स, एक होती है कौन सी इंटरकलेक्टेड सेल, उसमें भी तरीके से 2 पार्ट होते हैं। हकीकत में हम खाली वैसे अल्फा की बात करेंगे, बीटा भी लगभग वैसा ही, कुछ खास अंतर नहीं है। ये जो हमारी ड्रग्स हैं वो दोनों पे काम करते हैं, इसलिए अल्फा और बीटा याद रखना, इंटरकलेक्टेड। ये किसी भी जगह पहुँचे तो सबसे पहले एक ही काम करना है, सोडियम को बाहर भी ये काम जरूर करना है हर जगह। ये इसमें ये चीज़ याद रखना, ये काम करने के लिए अब एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर की। और कौन काम करेगा उस पर, एल्डोस्टेरोन काम करेगा। इसको यही जो ऊपर वाला काम देता है कराने के लिए एल्डो
स्टेरॉन की ज़रूरत पड़ेगी अब। ये तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है हकीकत में, पोटेशियम का लॉस कराता है। हकीकत में ये चीज़ ध्यान रखना, एल्डोस्टेरॉन को जब भी सामने आए तो ये तो पोटेशियम का लॉस कराएगा। और यदि हम बीटा कैरेक्टर सेल में बात करेंगे तो दोनों जगह काम करता है, इधर भी काम करता है एल्डोस्टेरॉन। इधर क्या करता है इस तरीके से कि एटीपी और जो होता है एनर्जी देके क्या करता है, हाइड्रोजन का लॉस कराता है। ये इस तरह भी किसका लॉस करा रहा है, हाइड्रोजन का, और इस तरह से पोटेशियम का लॉस करा रहा है। इनका आपस में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें इस तरीके से पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन कर लेता है कुछ, लेकिन हाइड्रोजन का तो लॉस कराता ही है इधर। एक तरफ तो ये इधर से हाइड्रोजन का लॉस करा रहा है, ऊपर की साइड ये पोटेशियम का लॉस करा रहा है। सोडियम का खाली एब्जॉर्प्शन ही देखा है मैंने, तो पीछे एक्सप्रेशन तो काफ़ी कम जगह देखा मैंने ये। और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना तो मेन काम होता है किसका, जो है हमारे इस तरीके से प्रिंसिपल सेल का। और उसके लिए क्या काम करता है हमारा ADH हार्मोन, याद रखना कौन से रिसेप्टर पे काम करेगा, V2 रिसेप्टर पे कौन, ADH हार्मोन काम करता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये काम करता है V2 रिसेप्टर पे काम करता है। प्रिंसिपल सेल होती है, ये क्या कहता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन। ये तब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है इसका। क्या तो आ रहा है यार, बंद करना पड़ेगा ये। तो इससे रिलेटेड सिंड्रोम्स की बात करके चलें तो 2 सिंड्रोम्स आते हैं हमारे मेन। वो आते हैं हमारे, एक तो लिडेर सिंड्रोम, लिडेर सिंड्रोम में क्या होता है हकीकत में, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है किसका, कौन से रिसेप्टर का होता है तरीके से, सोडियम वाले रिसेप्टर का होता है। और किसका होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन वाले का। अब मैं बताऊँ कौन सा रिसेप्टर है, ये वाला रिसेप्टर होता है, इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है किसमें, इस तरीके से लिडेर सिंड्रोम में। अब इसमें क्या होगा, इस तरीके से इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें ना क्या देखने को मिलेगा, BP जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा ये। और यूरिक पोटेशियम कैसा देखने को मिलेगा, उसमें सोडियम मतलब जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या सिम्टम आएगा, सीरम के लिए पर हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा, ये चीज़ है। और क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक लेवल, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऐसा क्यों है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्यों, क्योंकि मान के चलो पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस कर गया ऊपर, तो हकीकत में उसको काउंटर में ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए जो है हकीकत में हमको हाइड्रोजन आयन निकालना पड़ेगा, जिससे क्या देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। ये दूसरे सिंड्रोम पे आते हैं, वो आता है हमारा गॉर्डन सिंड्रोम। गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका इस तरीके से को ट्रांसपोर्टर हाई, इससे रिलेटेड नहीं है, पिछले वाले से रिलेटेड था। तो क्लोराइड का होता है, क्लोराइड का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, इसीलिए जिसके कारण क्या सोडियम क्लोराइड दोनों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसमें याद रखना BP जब एलिवेटेड होता है, जिससे क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक जाएगा इस तरीके से रास पे, जिसके कारण क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाएगी। तो एल्डोस्टेरॉन का क्या काम था, इस तरीके से पोटेशियम को बाहर भेजना, एल्डोस्टेरॉन की मात्रा कम, ये मेन फाइंडिंग है, इसको याद रखना। अलग से लिख देता हूँ,
एल्डोस्टेरोन डिक्री है, ये एक तरीके से मेन फाइंडिंग है। इसी कारण क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है। और इस तरीके से जो वो हाइपर कैलीमिया है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर जो इस तरीके से H प्लस आयन का एक्सक्रीशन भी नहीं होगा हकीकत में, H प्लस आयन का भी तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसी कारण क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। ये आप समझ गए मेरे हिसाब से, और मैं इतना समझाई होती है। लास्ट आती है इस तरीके से ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग आती हैं इसमें, ड्रग्स के नाम पे आती है हमारी पोटेशियम उसमें कौन सी आती है हमारे स्पाइरोनोलेटोन, ये याद रखना एक कैटेगरी में। और ये आती है हमारी एमाइलोराइड। स्पाइरोनोलेटोन का काम होता है इस तरीके से एल्डोस्टेरोन को इनिबिट करना। इसका जो काम होता है, इनिबिट करता है सोडियम चैनल वाला, जो इस तरीके से पहले था ना, उसको इनिबिट करता है ये। इसका गेन ऑफ फंक्शन बताया था मैंने लीडे सिंड्रोम में, उसके तरीके से इनिबिट करता है एमाइलोराइड। गलती जाती है, एमाइलोराइड है ये क्या क्या यूज है इसके। सबसे पहला जो यूज आता है इधर क्या, हाइपर एल्डोस्टेरोन, जो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस में बता दो, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है। उसके अलावा एमाइलोडेरोन किसके लिए यूज करता है, ये लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंसिपिडस के लिए यूज होता है ये। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लीडे सिंड्रोम में तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तरीके से गेन ऑफ फंक्शन अपना लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा है। ये सबसे इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, उसमें एल्डोस्टेरोन कम हो रहा था, क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, हाइपर कैलीमिया साइड इफेक्ट है। स्पाइनल कार्ड में क्या एंडोस्टेरोन है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट रहेगा हमारा क्या, इसमें गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया अपने आप में साइड इफेक्ट रहता है इसका। इसी प्रकार हमारा ये जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। आई होप ये टाइम में दिक्कत नहीं आ रही होती तो आपको सही लगता, मुझे भी सही नहीं लगा लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो अब हमारा जाने का टाइम हो गया, चलते हैं।